हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड में। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा की थर्ड यूनिट को कंप्लीट किया था और वहाँ हमने चर्चा की थी कि अलजेब्रा की बुक को हम थर्ड यूनिट पर ही कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ हम जब तक यूनिवर्सिटी का कोई सिलेबस की गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ को नहीं पढ़ रहे। बाद में हम उसे पढ़ेंगे। हो सकता है कि मैं भी 3 यूनिट पे ही आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए या फोर्थ या फिफ्थ रख ली जाए, तो वो आगे की बात है। उससे पहले हम अगली बुक का स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा आज नया पेपर है और उस पेपर का नाम है क्या? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। पेपर सेकंड आपका जो है कॉम्प्लेक्स के नाम से है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। इस पेपर की शुरुआत हम करेंगे। पहले इसका सिलेबस जानते हैं और फिर इसके बाद में इसकी थ्योरी और किस प्रकार इसे पढ़ेंगे आज इसकी हम चर्चा करते हैं। देखो, सेम अलजेब्रा की तरह ये भी 5 यूनिटों में बटा हुआ है और सेम वैसा ही पैटर्न है कि 40 नंबर का एग्जाम में पेपर आएगा और एक यूनिट 8-8 नंबर की होगी आपके पास। कुल 5 यूनिट 8-8 नंबर की हो जाएगी और 40 नंबर का पेपर आएगा और वही 3 घंटे का टाइमिंग होगी। अब अगर यूनिवर्सिटी सिलेबस कम करती है या यूनिट 3 रखती है वो बात की बात है। जो पिछला पैटर्न था जो अब तक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है और जो यूनिवर्सिटी की साइट पे दिया हुआ है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसकी यूनिट किस हिसाब से है अपन ये चर्चा कर लेते हैं और यूनिटों में क्या क्या टॉपिक्स है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसकी यूनिट फर्स्ट में आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी डेफिनेशंस, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है एनालिटिक्स की। ये यूनिट फर्स्ट में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशंस के पार्ट आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसमें लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, पीरियड्स। इस प्रकार रियल के अंदर अपने शुरू के अंदर चैप्टर पढ़ा था रियल एनालिसिस सेकंड ईयर में, सेम उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स में भी यही है कि पहले हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी बेसिक प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे और वहां से एक अपन त्रिविम प्रक्षेप जो विमान का दिया हुआ है उसे भी हम जानेंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एनालिसिटी, विश्लेषण का, ये जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ेंगे और जिसमें जानेंगे किस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस होता है। और इस बात को अगर मैं बुक से चर्चा करूं तो बुक में किस प्रकार है ये देख सकते हैं आप। अगर अपन चर्चा करें जेपीएच की बुक की तो उस बुक के अंदर आपको बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बुक का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको किसमें मिलेंगे? यूनिट फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चैप्टर थर्ड अपने आप में पूरा कंप्लीट आएगा, उसकी कुछ भी चीज नहीं छूटने वाली और यही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें डेफिनेशन से ये चीजें। सेकंड जो है इसमें कोई जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बेसिक है, डेफिनेशंस बेस है, यहां कोई पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। चैप्टर फर्स्ट है वो डिफाइन कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसमें एक चीज है त्रिविम प्रक्षेप, वो जरूर पूछी जाती है बार-बार। इसके बारे में चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया जाता है। चैप्टर थर्ड कंप्लीट, यहां से जनरली एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां से भी एक या दो क्वेश्चन, जनरली यहां से ही दो क्वेश्चंस आते हैं, यहां से कोई क्वेश्चंस आपका चांस नहीं है, कभी 0 या 1 क्वेश्चन बन सकता है। यानी बुक का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो यूनिट फर्स्ट के अंदर है जेपीएच की बुक की बात करें तो। फिर बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? देखो, यूनिट सेकंड के अंदर अपन चैप्टर का बुक का चैप्टर नंबर 7 और 8, बुक का चैप्टर 7 और 8 जो है वो टेलर श्रेणी से पहले आपको एक श्रेणी मिलेगी टेलर, उससे पहले लास्ट टॉपिक यही रहेगा, उससे पहले का पार्ट है ये चैप्टर 8 के अंदर। यानी 8.1 कंप्लीटली इसमें है और जो 2 है वो आगे है, ये है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? इसमें पढ़ेंगे सम्मिश्र विश्लेषण के रूप में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। यहां अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।
और इंटीग्रेशन करने के कई तरीके पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, क्या उसे जनरली जैसे इलेक्ट्रिक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है या सिंपली कोई और तरीका है। और इंटीग्रेशंस करने के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कॉची इंटीग्रेशन। कॉची वैज्ञानिक का नाम है और इसमें एक इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी बताए कि किस प्रकार कॉची इंटीग्रेट करता है। कोशिश मात्रा में अपन पढ़ेंगे। ये इंटीग्रेशंस के बेसिक आइडियाज अपन चैप्टर 7 में पढ़ेंगे और जो कॉची की थ्योरम्स है और उसके तरीके से इंटीग्रेशंस करने के तरीके हैं वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 7 का पार्ट रहेगा, ये चैप्टर 8 का, जिसमें लाइन इंटीग्रेशन की सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आपके पास है चैप्टर 7 और 8 का पार्ट। इसके बाद में जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 के अंदर देखो आप क्या पढ़ोगे। यूनिट 3 के अंदर इसी बुक का चैप्टर नंबर 8 ये टेलर श्रेणी से, टेलर श्रेणी व उससे आगे टेलर श्रेणी से लेकर और उससे आगे का जो भी पूरा पार्ट है चैप्टर 8 का इसमें ही है। और साथ ही चैप्टर नंबर 4 ये भी इसमें है यूनिट 3। अब क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें कॉची इंटीग्रेशन से यहां पढ़ा कि टेलर, मैक्लारेन और लरेंट इन सीरीज से क्या है, किस प्रकार चीजों का प्रसार किया जाता है, कॉम्प्लेक्स में प्रसार कैसे होते हैं। जैसे जिस प्रकार sin x का प्रसार अपन रियल में करते हैं x - x³ फैक्टोरियल, इस प्रकार ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में sin z और z - z³ फैक्टोरियल, इस प्रकार के प्रसार के तरीके कहां पढ़ेंगे हम चैप्टर 8। साथ ही चैप्टर 4 को इसके साथ ऐड किया है। अब चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे आप? चैप्टर 4 में पढ़ेंगे आप पावर सीरीज, घास श्रेणी, पावर सीरीज। यहां पढ़ेंगे आप पावर सीरीज। चैप्टर में क्या क्या चीजें छूटेगी, क्या इंक्लूड है, वो जब अपन पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तो पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होती है? इस प्रकार की सीरीज जो an z की पावर n, कोई भी सीरीज जिसमें प्रसार करते हैं जैसे sin x cos x, ये इनफाइनाइट टर्म्स के जितने भी प्रसार हैं सब पावर सीरीज हुई। तो इस पावर सीरीज के बारे में जानेंगे और इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये हम पढ़ेंगे। अभिसरण पिज्जा की कन्वर्जेंस होने के लिए कौन सा डोमेन है जिसमें ये सीरीज कन्वर्ज होती है और कौन से डोमेन में ये सीरीज डाइवर्ज होती है। कन्वर्ज और डाइवर्ज होने के तरीके यहां पढ़ेंगे। जिस प्रकार आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में डिफरेंशियल में पढ़ा था कि कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी क्या होती है, वैसे ही चैप्टर 4 में भी अपन जानेंगे। ये बात की हमने किसकी? यूनिट 3 की। आगे देखिए आप यूनिट 4, यूनिट 4 के अंदर इस बुक का अपन चैप्टर पढ़ेंगे 9th और 10th। बुक का चैप्टर 9th और 10th आप किसमें पढ़ोगे? यूनिट 4 में। अब 9th और 10th में है क्या देखो। चैप्टर 9th और 10th दोनों एक जैसे चैप्टर हैं और इनके अंदर आप डिस्कस करोगे किस चीज का, बताता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका टेलर श्रेणी से और लरेंट श्रेणी से अपन प्रसार करेंगे। जो इतने भी जो कॉम्प्लेक्स के जो फंक्शंस हैं उनका प्रसार करेंगे। अब ये प्रसार जो है उसके रूप में मैं कहां, जैसे एक फंक्शन देखें आप fz = 1/z - 1, इसका at z = 1 पर प्रसार नहीं किया जा सकता। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो, फिर जाकर z - 1 की पावर -1 और आप प्रसार कर सकते हो। बट at z = 1 ये डिफाइन नहीं है। जैसे sin z ये प्रत्येक z के लिए डिफाइन है, बट log z ये z = 0 या नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, या कि नहीं। तो जिस नंबर के लिए ये डिफाइन नहीं होते फंक्शंस उसे कहते हैं सिंगुलरिटी, विचित्रता। तो चैप्टर 9th में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है? विचित्रता, जिसे इंग्लिश में सिंगुलरिटी कहते हैं। यानी कोई फंक्शंस कहीं डिफाइन नहीं होता या जहां एनालिटिक नहीं होता। एनालिटिक नहीं होना ये चैप्टर 3 में अपन जानेंगे। एनालिटिक क्या होता है, फिर उससे यहां डिफाइन करेंगे हम क्या कि जहां एनालिटिक नहीं होता, यानी एनालिटिक वो एनालिटिक की बात करूं तो वो है कि कोई फंक्शंस किसी बिंदु ही नहीं उसके डोमेन में भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, आसपास डिफाइन हो, देन वो फंक्शंस उस बिंदु पर क्या कहलाता है? एनालिटिक फंक्शन।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ एनालिटिक नहीं होगा और वहाँ कैसा दर्शाएगा, सिंगुलरिटी। जैसे आपने अभी देखा कि 1/z-1, अब एट z इज इक्वल टू 1 इट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ 1 इसकी क्या है, सिंगुलरिटी। अब ये कैसी सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी के अपन जानेंगे, तीन टाइप होती है, जेनिशियल सिंगुलरिटी होती है, पोल सिंगुलरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है। वो अपने पोल और अनिवार्य विचित्रता, ये जो टाइप्स हैं वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव टाइप का चैप्टर है, यहाँ ऑब्जेक्टिव चीजों में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर 10 में पढ़ेंगे अपन रेसिड्यू, अवशेष। इसी सिंगुलरिटी से रिलेटेड है, जहां फंक्शन सिंगुलर है वहां एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू के दौरान वो सिंगुलर नहीं होगा तो उसे कहेंगे अपन अवशेष। ये रेसिड्यू कैसे निकाला जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो सारी चीजें अपन किस बताएंगे चैप्टर 10। आगे देखिए आप, ये बात की हमने किसकी, यूनिट 4 की। अब मैं बात करता हूं यूनिट 5 की। यूनिट 5 के अंदर अपन इस बुक का यूनिट 5 बुक का अपन चैप्टर नंबर 5, 6 और बचा हुआ चैप्टर आपके पास 11 और 12। बुक में 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर है, शायद वो सारे आ चुके हैं, 3 ये, चौथा और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। ये चैप्टर 5, 6, 11 और 12 अपन किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 5। चैप्टर 5 6 में आप जानोगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं और कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार मैपिंग होती है। कि जिस प्रकार आप जानते हैं कि रियल में एक फंक्शंस को आप y बराबर fx से डिफाइन करते हो, x वैल्यू पुट करते हो तो आपको y मिलता है। अब कॉम्प्लेक्स में कोई फंक्शंस कैसे होगा उसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि z इज इक्वल टू, या कोई भी फंक्शंस w इज इक्वल टू f ऑफ z के रूप में अपन इसे डिफाइन करेंगे। अब z की वैल्यू पुट करेंगे, w फाइंड करेंगे, और z क्या है, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ एक रियल लाइन होती थी, रियल नंबर्स इस प्रकार होते हैं, एक लाइन पे डिफाइन होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्लेन। तो जब आप डोमेन के रूप में प्लेन को पुट करोगे तो एक प्लेन ही मिलेगा और वो दूसरा प्लेन होगा, जिसे आप इसे z प्लेन कहोगे, इसे w प्लेन कहोगे, और इस प्रकार की वैल्यू से आपके अलग-अलग प्रकार के फंक्शंस मिलेंगे। आप कभी सर्किल को उठा के रखोगे, यहाँ पे आपको लाइन मिलेगी, कभी लाइन से सर्किल बनेगा, कभी सर्किल से कोई रेक्टेंगुलर बनेगा, इस प्रकार की मैपिंग होगी। ये अपन चैप्टर 5 और 6 में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स मैपिंग कैसे डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स में फंक्शंस कैसे होते हैं और किस किस टाइप के फंक्शंस हैं, और उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फंक्शन इस प्रकार का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम जानेंगे किसमें, चैप्टर 6 में, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये वैज्ञानिक के नाम पे है। इसके बारे में अपन इसमें चैप्टर 6 में कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। चैप्टर 6 में अपन इन चीजों को पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में आप केवल इसको डिफाइन करोगे कि कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन यानी पक्षांतर कैसे होते हैं, फंक्शंस कैसे होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशंस के अलग-अलग टाइप्स की लीनियर, कोणिक, जो अलग-अलग टाइप में एक बाइलिनियर भी है, ये हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में। 5th में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, 6 में उनके टाइप्स पढ़ेंगे। चैप्टर 11 और 12 में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस के कुछ बचे हुए पार्ट्स जो चैप्टर 7 और 8 में पढ़े, उन्हीं से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशंस को और किस प्रकार अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशंस की जो थ्योरी है वो एक अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, उसको जो पढ़ना है वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है अपने आप में। ये चैप्टर 1, 2 और ये राइट कर सकते हैं आप कि चैप्टर 1, 2, 3 आपके पास किसमें है, यूनिट 1 में। चैप्टर 7 तो टेलर श्रेणी आपको मिलेगी बुक में, आप आराम से देख लेना। टेलर श्रेणी से पहले का पार्ट आपके पास यूनिट 2 में, उस टेलर श्रेणी से लेकर आगे का पार्ट चैप्टर 8 का, और चैप्टर 4 में केवल पावर सीरीज का पार्ट मिलेगा आपको, वो पावर सीरीज चैप्टर 4 की। यूनिट 4 में चैप्टर 9, 10 और 5, 6 और 11 ये होगा। पूरी बुक में एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले अपन डिफाइन करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते करते धीरे धीरे उसकी बातें में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स में कंटिन्यूटी कैसे होती है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होती है, लिमिट कैसे निकाली जाती है, इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स में फंक्शंस क्या होते हैं। पूरा बेसिक आइडिया जो 12th में आप रियल के लिए करते थे वो का वो यहाँ किसमें यूज करेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स में।
ये थोड़ा ब्रॉड है अपने आप में, कुछ विस्तारित है, और बेसिक चीजें यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको किसकी काम में लेनी है, रियल की। रियल का पूरा बेसिक आइडिया आपको यूज लेकर कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करना है। यानी अगर किसी को रियल के बारे में डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये सारी चीजें आती है तो आप कॉम्प्लेक्स को नहीं एप्लीकेबल कर सकते हैं। और एक्चुअल में अपन जानेंगे कि डिराइव अपन किसी फॉर्मूले से करेंगे, किसी मेथड से उसको प्रूव करेंगे, पर जब एट लास्ट अपन जब इंटीग्रेशंस को जानेंगे या डिफरेंशिएशन को जानेंगे तो ये एक्चुअल में रियल जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीग्रेशन कर रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन z³ dz आपको करना है। अगर यही इंटीग्रेशन आपके पास इस प्रकार होता x³ dx, तो आप इस प्रकार करते x की पावर 4/4 प्लस कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कॉम्प्लेक्स में ये इस प्रकार होगा z4/4 प्लस c, कोई अंतर नहीं। अब इसको पहले अपन डिफाइन करेंगे क्या ये ऐसा ही होता है, किस तरीके से ऐसा होता है, और ये इंटीग्रेशंस में z की जगह x प्लस आइटा y रख दो तो क्या होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा है x प्लस आइटा y की पावर क्यूब, और ये dz है उसको आप ऐसे लिख सकते हो dx प्लस आइटा dy। और फिर जब आप इसका इंटीग्रेशन करने लगोगे तो क्या ये ऐसा ही होगा, तो ये सारी चीजें अपन यहाँ जानेंगे। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे डेफिनेशंस के बाद में धीरे-धीरे अपन क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है वो इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब कुछ बातें सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आए और क्या होते हैं इसके बारे में समझो थोड़ा सा। 19 से पहले यानी 19 की जो 20वीं शताब्दी थी उससे पहले की बात कर रहा हूं, यानी 1900 से पहले, सन 1900 से पहले, इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई आइडिया नहीं था कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, कोई ज्यादा आइडिया नहीं था, ना कोई ज्यादा इनके अध्ययन हुआ था। इस प्रकार की इक्वेशन, देखो ये आइडिया कहां से आए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कैसे बने। जिसे आप किसी भी एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये है कि जितनी आपके पास इक्वेशन है उतने सॉल्यूशंस होंगे। यानी अगर मैंने ax² bx + c = 0, जहां a नॉट इक्वल 0 है, अगर ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी तो अलजेब्रा का बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है कि इस इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस होंगे। अब वो दो सॉल्यूशंस इस प्रकार की इक्वेशंस होती थी तब तो आसानी से लोग निकाल लिया करते थे। अब इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आप जानते हो x + 1 x - 1 = 0। पर यही इक्वेशंस अगर ऐसी होती x² + 1 = 0, x² + x + 1 = 0, देन इनके सॉल्यूशंस निकालना पॉसिबल नहीं हो रहे थे कि ऐसा कोई x या ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा था जो इसको सेटिस्फाई करता था। इसके लिए आपके पास नंबर थे 1 और -1, यहाँ एग्जिस्ट करते थे, x का मान आप 1 रखोगे और या -1 रखोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट यहाँ आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन में पुट करो इसे सेटिस्फाई करे, इसके लिए भी नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए देखा गया कि रियल नंबर का जो पार्ट है वो छोटा पड़ रहा है, जो रियल नंबर का डोमेन है वो छोटा पड़ रहा है, यानी कोई और ऐसा नंबर रखा जाए जिसका स्क्वायर -1 है तभी ये 0। कोई ऐसा नंबर रखा जाए x² की वैल्यू क्या हो -1 तभी जाके ये 0। मैं इस इक्वेशंस की बात कर लेता हूं कि इस प्रकार का आइडिया सोचा गया कि इस इक्वेशन में x² का मान -1 होना चाहिए, जबकि रियल नंबर्स की थ्योरी ये कहती है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर्स का आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। रियल नंबर की थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास x रियल में है वो नॉट इक्वल 0 है, तो देन x² क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये आइडिया आप वहां से भी समझते हो, जब आपने रियल नंबर को डिफाइन किया था तो उन्होंने कहा था धनात्मक वर्ग पॉजिटिव क्लास होती है, और उनमें पॉजिटिव क्लास होती है, इसलिए उनमें क्या होता है, ऑर्डर होता है, क्रम होता है, बड़े छोटे होते हैं कॉम्प्लेक्स के रियल नंबर। तो यहां तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिसका स्क्वायर -1 हो। देन ऐसे नंबर का डिस्क्रिप्शंस इस प्रकार की x की वैल्यू आप जानते हो इस प्रकार -1 प्लस माइनस, आप इसका लेंगे तो ये अंडर रूट इधर जाएगा, ये अपने आप में कोई एक नंबर नहीं था। इस नंबर ये कोई रियल नंबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यूज डिफाइन नहीं। इस नंबर को सबसे पहले किसने सोचा, आइलर ने। ये पहली थिंकिंग किसकी है, आइलर की, और आइलर ने इस नंबर का डिस्कस किया और उसने इस नंबर को अंडर रूट -1 को क्या नाम दिया, प्लस वाले को, और ऐसे ही अंडर रूट -1 है तो उसे क्या नाम
दिया माइनस आइटा। आइलर के नाम से इसे क्या कहा जाता है? आइलर। ये आइटा एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 है। अब अंडर रूट माइनस 1 का मान किस नंबर से बड़ा है या किससे छोटा है ये अपन नहीं बता पा रहे, और ऐसा नहीं बता पा रहे तो इसका एक अपने आप में एक अलग ही पार्ट हुआ। और रियल नंबर जो इस प्रकार एक रियल लाइन बनाते थे उसके डोमेन को डिस्क्राइब किया गया, बड़ा किया गया, और ये एक रियल लाइन थी, ये आपके पास रियल लाइन थी, और एक ये रियल लाइन थी जिसमें इस प्रकार नंबर है 1 2 3 4, और इन दोनों को मिलाकर एक नया डोमेन बनाया गया और जिसे क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें ये आइटा वाले जो नंबर्स हैं वो आपके किस अक्ष पे होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? वाई एक्स है, और इसे क्या कहते हो आप? एक्स एक्स। तो इस लाइन पर जो नंबर्स हैं वो आपके एक्स एक्स के रियल पार्ट के नंबर है, और ये क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी पार्ट। आइटा वाले, आइटा को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। यहां से इमेजिनरी नंबर की कल्पना हुई और उसके नए नंबर्स की थ्योरी बनी, और इस प्रकार के नंबर्स बने कि किसी भी नंबर्स को आप दो युग्मों के रूप में, कि रियल नंबर्स के डोमेन को बढ़ाकर, या r into r हो गया, इसको बढ़ाकर आप ऐसे, जैसे आप यहाँ इसमें कोई भी नंबर इंडिकेट करें 2 3, ये 2 3 आपने रियल नंबर्स के डोमेन को बढ़ाकर लिया, यानी r into r लिया, तो ये पहला ही रियल नंबर, दूसरा रियल नंबर, पर दूसरा रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट पर है, पहला नंबर किस पे है? रियल पार्ट पे। और इसी नंबर को कॉम्प्लेक्स के आइडिया के लिए इस प्रकार लिखा गया कि 2 + 3 आइटा, डिफाइन इस प्रकार किया कि 2 + 3 आइटा, जिसका रियल पार्ट क्या है? 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। और यहां से आपके पास किसका जनरेशन आया? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कि इस प्रकार की इक्वेशंस के जो क्वाड्रेटिक या उनसे बड़ी भी थी, आप ये इक्वेशंस भी ले सकते थे, इसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जैसे टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करवाने के लिए नए नंबर्स की कल्पना की गई और उस नंबर्स की थ्योरी के बारे में चर्चा की। ये तो एक आइडिया है आइलर के तरीके से। दूसरा आइडिया अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे भी डिफाइन कर चुके हैं। इसी साल अपन ने अलजेब्रा के अंदर ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स का जो सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, जिसको अपन किससे लिखते हैं? c से, और जिसमें इस प्रकार के नंबर आते हैं x + आइटा y टाइप के। इस प्रकार का अपन ने इंडिकेशन दिया और जहां कहा कि x और y क्या है? ये सेट अपने आप में क्या है? एक फील्ड है। ये अपन ने सिद्ध किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट यूनिट जब अपन पढ़ रहे थे, सेकंड और थर्ड यूनिट में क्षेत्र पढ़ा था, और क्षेत्र में जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी क्या अपने आप में एक फील्ड है, जनरल एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के साथ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक ऐसा समुच्चय है जो इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, और वो क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है, और क्षेत्र में भी इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसकी पूर्णता की, क्रमता की इसमें प्रॉपर्टी नहीं होती, कारण क्योंकि इसमें पॉजिटिव क्लास नहीं होती या 3 व्याख्या नियम की पालना नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे तरीके से आप डिफाइन करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक ऐसे समुच्चय है जो एक पूर्ण क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उनमें क्रमता की पालना नहीं होती। ये मैंने बेसिक आइडिया दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कल अगली क्लास में अपन इनको सबको डिफाइन करके लिखेंगे और वहां से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आप कुछ बेसिक चीजें पढ़े, बेसिक आइडिया देखें, बुक से भी आप जाने, और जो 12th लेवल के आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी थी आप उसके बारे में कुछ अध्ययन करें बेसिक आइडियाज के रूप में, क्योंकि आप यहाँ एक अच्छे लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ जो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी आइलर थ्योरम से, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप 12th लेवल से देखें। तो मिलते हैं हम कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।